राम राम जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ब्लास्टोसिस होता है, उस ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और जो क्लीवेज प्रोसेस होती है, वो क्लीवेज जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने डिटेल से पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जो क्लीवेज प्रोसेस होती है या फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्लीवेज होती है या फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस होता है, उस ब्लास्टोसिस के दौरान कौन कौन सी इवेंट होती है और कब होती है। ठीक है, उसमें से बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट जो इवेंट होती है वो कब होती है, उसका अपन शॉर्ट वीडियो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के 0 हावर में क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के 0 हावर में अपन ने देखा कि एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल बनती है, और जो सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल होती है उस सेल को क्या कहा जाता है, जाइगोट। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद जो है ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है उसमें माइटोसिस डिवीजन होकर के और 2 सेल बनाता है, जिसको क्या कहा जाता है, 2 सेल स्टेज। ठीक है, और 2 सेल स्टेज जो होता है ये, इसको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर। 2 सेल स्टेज जो होती है इसको क्या कहा जाता था, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा फर्टिलाइजेशन के 40 से 50 घंटे बाद क्या होता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के 40 से 50 घंटे, 4 का मतलब होता है, इससे क्या बनती है, 4 सेल स्टेज बनती है, 4 सेल स्टेज। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे पे क्या बनती है, ये 4 सेल डिवाइड होकर के क्या बनाती है, 8 सेल स्टेज बनाती है। ठीक है, उसके बाद फिर से वही फर्टिलाइजेशन के 96, देखिए 72 घंटे का मतलब क्या हो गया, 3rd डे पे। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के 96 आवर पे क्या होता है, ये 8 सेल जो होती है वो डिवाइड होकर के और कितनी सेल बनाती है, 16 सेल बनाती है। 16 सेल का जो ये क्लस्टर होता है, इस क्लस्टर को क्या कहा जाता है, तो ये जो क्लस्टर होता है इस क्लस्टर को क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। ठीक है, क्यों इसको मोरूला कहा जाता है, क्योंकि अपन ने देखा था कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसका जो अपीयरेंस होता है वो मुलबेरी जैसा होता है। मुलबेरी जो होती है उसका मतलब होता है सहतूत, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, मुलबेरी जैसी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपन ने देखा कि 96 आवर का मतलब हो गया कि 4th डे। ठीक है, 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये मोरूला जो होता है वो यूट्रस में एंटर हो जाता है। जैसे ही मोरूला का यूट्रस में एंट्री होती है उसको क्या कहा जाता है, वेलकम मोरूला इन यूट्रस। ठीक है, अब ये कब होता है, फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे होता है। इसके बाद अपन ने देखा कि 5th डे पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के 5th डे पे क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के 5th डे पे क्या होता है, ये 16 सेल जो होती है वो फिर से डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के कितनी सेल बनाती है, 32 सेल का क्लस्टर बनता है। और जो 32 सेल का जो क्लस्टर होता है, इस क्लस्टर को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसाइट। ये जो क्लस्टर होता है इस क्लस्टर को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस। ठीक है, उसके बाद 6th डे पे क्या होता है, 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसिस होती है इसके सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जोना पेलुसिडा लेयर, वो क्या होती है, रप्चर हो जाती है। और जोना पेलुसिडा लेयर की जो रप्चरिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, जोना हैचिंग। तो जोना हैचिंग कब होती है, 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जोना हैचिंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 7th डे पे क्या होता है। तो देखिए 6 से 7 डे पे जो ब्लास्टोसिस होता है, उस ब्लास्टोसिस का यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर, उस लेयर से उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ये जो इम्प्लांटेशन होता है ये
जो है पार्शियल इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो 6 से 7th डे, 6 to 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन होता है, और ये जो इम्प्लांटेशन होता है ये कैसा होता है, पार्शियल इम्प्लांटेशन होता है। इसको बोलते हैं पार्शियली इम्प्लांटेशन, ठीक है। और किससे इम्प्लांट होता है, यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर, उसमें, ठीक है। अब देखिए 8th डे पे क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो 8th डे पे क्या होता है, जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है उसके द्वारा एचसीजी हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो 8th डे पे क्या होता है, एचसीजी जो हार्मोन होता है इसको प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन जो होता है जब यूरिन में इसकी प्रेजेंस हो जाती है लगभग 8th डे पे, तो ये जो है प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हार्मोन भी कहा जाता है। एच का मतलब होता है ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो इसका क्या होता है, 8th डे पे फॉर्मेशन भी हो जाता है और इसका सीक्रेशन भी हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में इसका यूरिन में क्या कर सकते हैं अपन, डिटेक्शन कर सकते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी को ये डिनोट करता है, ठीक है। 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसके बाद आता है 9th डे। तो 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो मदर की यूटेराइन आर्टरी होती है, उस मदर की यूटेराइन आर्टरी और जो प्लासेंटा होता है, इन दोनों के बीच में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं यूटेरो प्लासेंटा सर्कुलेशन। और ये यूटेरो प्लासेंटा सर्कुलेशन जो है वो कब स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन पे क्या होता है, यूटेरो प्लासेंटा सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, यूटेरो प्लासेंटा सर्कुलेशन, ठीक है। अब हो गया 9th, इसके बाद आता है 10th डे पे क्या होता है, तो ये यहां तक हो गया 9th डे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 10th से 11th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और 10th से 11th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो प्लासेंटा जिसका पार्शियल इम्प्लांटेशन हो रहा था, अब वो प्लासेंटा का जो है वो डीपली इम्प्लांटेशन हो जाता है। और डीपली इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा जो है उसको क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ ए प्लासेंटा, ठीक है। तो 10th डे से 11th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, डीप इम्प्लांटेशन, डीप इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। और ये कब होता है, 10 to 11 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद इसी डे पे क्या होता है, एक तो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। और इसी डे पे क्या होता है, हार्टमान ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इस डे पे क्या होती है, हार्टमैन ब्लीडिंग। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हार्टमान ब्लीडिंग क्या होती है। तो देखिए जैसे ही ये जो प्लासेंटा होता, सॉरी, जैसे ये जो ब्लास्टोसिस होता है, वो ब्लास्टोसिस जब यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर, जब वो उससे इम्प्लांट होता है, तो उस दौरान यूट्रस की जो मसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, वो थोड़ी सी रप्चर होती है। रप्चरिंग की वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग की वजह से ये ब्लड जो होता है वो वेजाइना के थ्रू बाहर एग्जिट होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, स्पॉट लाइक होता है, ठीक है। और इस तरह की ब्लीडिंग जो है वो सबसे पहले हार्टमान नामक के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, इसलिए ये उसी के नाम से इसे बोला जाता है हार्टमान ब्लीडिंग। और ये लगभग 50% महिलाओं में भी होता है, सब में ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेगनेंसी की ईडीटी होती है वो 1 मंथ रोंग हो जाती है, क्योंकि जब जो प्रेग्नेंट मदर होती है और डॉक्टर जब उससे पूछता है कि आपकी
फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो फीमेल जो होती है वो इसी डे को काउंट करती है, क्योंकि उसमें उसको स्यूडो मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको लगता है कि मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, बट ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। ये जो ब्लीडिंग होती है ये प्लासेंटा का जब डीप इम्प्लांटेशन होता है तो उस कंडीशन में होता है, सब में नहीं होता है, ये ओनली 50% महिलाओं में ही होता है। ठीक है, तो ये कब होता है, ये कब होता है, ये होता है 10 to 11th डे पे। हर्टमान जो ब्लीडिंग होती है वो कब होती है, 10 to 11th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, प्लासेंटा का डीप इम्प्लांटेशन होता है। ठीक, चलिए उसके बाद अपन देखते हैं कि 12th डे पे क्या होता है। 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के 12th डे पे क्या होता है, जो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो की एंडोडर्म और मीजोडर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक तो एंडोडर्म और दूसरी होती है आपकी एक्टोडर्म। ठीक है, तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म जो जर्म लेयर होती है उनका फॉर्मेशन होता है 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आता है 13 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के 13 डे पे क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के 13 डे पे क्या होता है, प्राइमरी कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्राइमरी कोरियोनिक विलाई होती है, विलाई, इसका फॉर्मेशन कब होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है 13 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आता है 14 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 14 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, योक सैक का फॉर्मेशन होता है, और जो योक सैक होता है यही आगे जाके किसका फॉर्मेशन करता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस योक शॉक जो होता है इसका फॉर्मेशन जो हो कब होता है, 14 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आता है 16 डे। तो 16 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 16 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई होती है उसका फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई जो है उसका फॉर्मेशन कब होता है, 16 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं 16 डे के बाद आता है 21 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 21 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो टर्सरी विलाई होती है, टर्सरी कोरियोनिक विलाई होती है, उसका फॉर्मेशन होता है टर्सरी कोरियोनिक विलाई। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कब होता है, 21 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि 21 से 22 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फीटस और जो प्लासेंटा होता है उसके बीच में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो सर्कुलेशन होता है इसको क्या कहा जाता है, फीटो प्लासेंटा सर्कुलेशन, फीटो प्लासेंटा सर्कुलेशन। और ये सारी की सारी जो इवेंट होती है इन सब में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अपन ने पढ़ा क्लीवेज इवेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन सी क्लीवेज इवेंट होती है, तो इसमें अपन ने देखा कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम और जो स्पर्म होते हैं उन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। इनसे क्या होती है, एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल बनती है जिसको जाइगोट कहा जाता है, और ये कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं 0 आवर। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के 13 आवर पे क्या होता है, ये जाइगोट सेल जो होती है इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, और इससे 2 सेल स्टेज बनती है जिसको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। देखो ब्लास्टोमियर अलग होता है और ब्लास्टोसिस अलग होता है। 2 सेल की जो स्टेज होती है उसको ब्लास्टोमियर कहा जाता है, और 32 सेल की जो स्टेज, 32 सेल की जो स्टेज होती है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो 2 सेल की स्टेज हो गई ब्लास्टोमियर, और 32 सेल की जो स्टेज होती है उसको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि फर्टिलाइजेशन के 14 से 15 आवर पे क्या होती है, 4 सेल स्टेज बनती है। ठीक है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे का मतलब होता है 3rd डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8 सेल की स्टेज बनती है।
ठीक है। 96 आवर या 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन 16 सेल का क्लस्टर बनता है जिसको मोरूला कहा जाता है। उसके बाद 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनती है, 32 सेल क्लस्टर बनती है जिसको ब्लास्टोसिस कहा जाता है। और 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन पे क्या होता है, ये जोना पेलुसिडा लेयर रप्चर होती है जिसको जोना हैचिंग कहा जाता है। 6 से 7th डे पे क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस होता है उसका एंडोमेट्रियम से पार्शियली इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है। 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट की सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है उसके द्वारा इस HCG हार्मोन का फॉर्मेशन भी किया जाता है और इसका सीक्रेशन भी किया जाता है। ठीक है। यूरिन में हम इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। ये एक प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी को डायग्नोट करता है। प्रेग्या किट के थ्रू इसको अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि 9th डे पे क्या होता है, तो 9th डे पे क्या होता है, जो यूट्रस की मदर की जो यूटेराइन आर्टरी होती है वहां से यूटेरो और जो प्लासेंटा होता है उनके बीच में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं यूटेरो प्लासेंटा सर्कुलेशन। ये कब स्टार्ट होता है, 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद 10 से 11 डे पे क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है उसका डीप या जो ब्लास्टोसिस होता है उसका डीप इम्प्लांटेशन हो जाता है और ये डीप इम्प्लांटेशन को इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है। ठीक है। इसी टाइम पे क्या होता है, हर्टमन ब्लीडिंग होती है। जैसे इम्प्लांटेशन होता है तो जो एंडोमेट्रियम की जो सेल होती है वो रप्चर हो जाती है, कुछ ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट में वेजाइनल स्पॉट लाइक ब्लीडिंग होती है। ठीक है। और ये इस ब्लीडिंग को क्या कहा जाता है, हर्टमन ब्लीडिंग कहा जाता है। ये जो ब्लीडिंग होती है वो क्या करती है, जो ब्लास्टोसिस के इम्प्लांटेशन को इंडिकेट करती है। ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा कि 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो ये 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होती है या जो एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है उसकी 3 तरह की लेयर होती है, एक एंडोडर्म लेयर होती है, एक एक्टोडर्म होती है और एक मीजोडर्म होती है। ठीक है। तो 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इस एंडोडर्म और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में 13 डे पे क्या होता है, प्राइमरी कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 14 डे पे क्या होता है, योग सैक का फॉर्मेशन होता है और ये जो योग सैक होता है वो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में क्या होता है, 16 डे पे क्या होती है, सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई बनती है। ठीक है। उसके बाद में बीच में अपन ने छोड़ दिया 18 डे पे क्या होता है, 18 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 18 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, एक बच गई मीजोडर्म। तो मीजोडर्म जो होती है उसका फॉर्मेशन कब होता है, तो ये जो मीजोडर्म होती है उसका फॉर्मेशन होता है 18 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद में 21 पे क्या होती है, टर्सरी कोरियोनिक विलाई बनती है और 21 से 22 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो प्लासेंटा और जो फीटस होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है जिसको फीटो प्लासेंटा सर्कुलेशन कहा जाता है। इसमें से सारे के सारे जो इवेंट होती है, सारी की सारी इवेंट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी की सारी इवेंट को एक जगह रिप्रेजेंट किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये होगी इसकी इवेंट। ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन ऑफ ए ब्लास्टोसिस। तो ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन कैसे होता है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।